नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में लूट के उस प्लान का खुलासा जिसमें जीजा को सबक सिखाने के लिए साली साहिबा ने रची साजिश। ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक और महिला का खुलासा हुआ जिसने कहा था घर आकर लॉकर लूट लें। पूरी खबर बस थोड़ी देर में। ऑपरेशन प्रहार, अब तक 70 मौत के सौदागरों की हैरान करने वाली कहानी भी होगी और साथ ही पर्दाफाश होगा ड्रग माफिया के खेल का, कैसे 3 शहरों में ड्रग तस्करी पर कसा गया शिकंजा, और होगा गोली लगेगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। आखिर गोली की गुत्थी क्या है? शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। आपने जीजा साली के बीच हंसी ठिठोली की कई कहानियां किससे सुने होंगे, लेकिन यहां पर कहानी अलग है। यहां तो साली साहिबा ही जीजा का घर लूटने की साजिश का प्लान बनाती है। हैरानी देखिए, जिस लूट में फरियादी की बीवी भी अपनी बहन का साथ देती है। अब लूट की साजिश कैसे रची गई, क्या ये प्लान कामयाब हो पाया और साली साहिबा ने जीजा से किस बात का बदला लिया, देखिए साली साहिबा, बीवी और वारदात। जीजा के घर होगी वारदात। साली ने रची लूट की साजिश। टोपीबाज लुटेरों का खुल गया राज। सीसीटीवी में कैद सुराग। और वो पकड़ी गई। साली, बीवी और वारदात। लूट की वो साजिश या कहें एक ऐसी वारदात जिसमें ऑटो से ये टोपी पहने आरोपी इस घर में दाखिल होते हैं। दबे पांव वारदात दस्तक देने वाली थी। चारों घर में जाने से पहले ऊपर देखते हैं, उसके बाद 1 मिनट 45 सेकंड पर यही बदमाश भागते हुए नजर आते हैं। दरअसल इस घर में मौजूद लड़की के शोर मचाने पर लुटेरों के होश उड़ गए थे, यानी लूट की साजिश जो होते होते रह गई। पत्नी को घटना होने के बाद से हमेशा से मालूम था कि घटना किसने करी है और किस कारण से हुई है, परंतु पत्नी के द्वारा किसी भी रूप से पुलिस का सहयोग नहीं किया गया, ना ही उनको बताया गया। जब पुलिस के हाथ में कुछ रिकॉर्डिंग हाथ लगी और जब पूरी कहानी पता चली, तब उनके द्वारा इस प्रकार से कबूल किया गया। अब सवाल था, आखिर ये लुटेरे कौन है और दिन दहाड़े लूट का ये प्लान कैसे बना? जिस तरह से ये बदमाश एंट्री कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इन्हें किसी का डर नहीं। तो इन बदमाशों ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो भी सुनिए। बदमाशों ने बताया, कुछ दिन पहले घर के मालिक से इनका विवाद हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए ये लोग घर में दाखिल हुए थे। लेकिन पुलिस को इस कहानी पर शक हुआ और सख्ती से जब पूछताछ हुई तो जो राज खुला वो हैरान करने वाला है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना इलाके में सब रजिस्ट्रार के घर लूट की साजिश रची गई थी। जिस लूट की मास्टरमाइंड निकली सब रजिस्ट्रार की साली। कुछ और डिटेल सामने आई और कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसमें एक नई कहानी सामने आई, जिसमें जो सब रजिस्ट्रार की पत्नी है उनके और उनकी बहन के द्वारा एक साजिश रची गई थी, जिसमें अपने ही घर में चोरी करके आधा आधा पैसा बांटने की बात करी गई थी। पत्नी से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जो पति थे सब रजिस्ट्रार, उनको काफ़ी परेशान किया करते थे, पैसे नहीं दिया करते थे और कई बार मारपीट भी हुई उनके बीच में। इस कारण परेशान होकर उसने जब ये बात अपनी बहन से शेयर करी थी तो उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि घर में चोरी कर लेते हैं और जो पैसा आएगा उसको आधा आधा आपस में बांट लेंगे। आखिर साली ने क्यों जीजा के घर लूट की साजिश रचने का प्लान बनाया, जिसमें फरियादी की साली का पति भी शामिल था, जिसने अपने लोगों को तैयार किया। इस पूरे खेल में सबसे अहम है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें एक और राज कैद था। फरियादी सब रजिस्ट्रार की सिर्फ साली ही शामिल नहीं थी, बल्कि इस खेल में फरियादी की पत्नी भी बराबर की हिस्सेदार थी। सवाल वही, बीवी और साली ने क्यों ये प्लान बनाया? इसके तत्पश्चात में जो बहन थी उसने अपने पति बबलू
को ये बात बताई, बबलू ने अपने साथ में काम करने वाले गोलू और उसके साथियों को बताया, तब जाके ये पूरा प्लान किया गया और इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग में फरियादी की बीवी और साली के बीच बात हुई थी। 50 लाख रखे हैं, 25 लाख लुटेरे को दे देंगे, बाकी हम रखेंगे, कुछ इसी तरह की बातचीत। इसके पीछे आरोपियों ने वजह बताई। सब रजिस्ट्रार की पत्नी ने पति पर प्रताड़ित करने का इल्जाम लगाया, जो उसे खर्चा भी नहीं देता था। खुला हुआ तो नहीं था, गेट आगे खोला गया था और उस समय घटना बिल्कुल जैसे जेन्युइन हो उस प्रकार से ही करी गई थी, लेकिन क्योंकि बेटा इन्वॉल्व नहीं था, उसको नहीं मालूम था, उसने पूरी कोशिश करके उनको भगाने का प्रयास किया, जिससे वो घटना सफल नहीं हो पाई। ये बात जब बहन को पता चली तो साली ने अपने पति के साथ मिलकर जीजा को सबक सिखाने का प्लान बनाया, लेकिन प्लान फेल हो गया। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वो सौदागर हैं जिनके लिए दहशत, खून खराबा, मुनाफे की डील है, जो सस्ते दाम पर मौत का सामान खरीदते हैं और मार्केट में तलाशते हैं खरीदार। कभी दोस्त बन हाथ मिलाते हैं तो कभी सोशल मीडिया पर करते हैं डील पक्की। कैसे? अवैध हथियार के सौदागर ने खोला दूसरे सौदागर का राज। देखिए ऑपरेशन प्रहार, अब तक 70। सुदीप अहिरवार नाम के बदमाश को पकड़ के करीब 30 अवैध शस्त्र बरामद किए गए थे। उसी के इनपुट के आधार पे हम लोगों ने गुलाब नाम के व्यक्ति की लगातार हमारी 15 दिनों से सर्विलांस चल रहा था। ऑपरेशन प्रहार। हथियार तस्करों का राजफाश। हथियारों के सौदागरों पर शिकंजा। डील से पहले दबिश। मौत के सौदागर। दहशत फैलाना इनका कारोबार है। खून खराबे की डील में ये मुनाफा कमाते हैं। जिन अवैध हथियारों के सौदागरों का एक ऐसा नेक्सस है जिसके तार कहां जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं और किस गैंग के ये मोहरे हैं। ऑपरेशन प्रहार में ऐसे ही खुलासे हो रहे हैं। महज 15 दिन और 15 दिन में धार के कुक्षी में ऐसे ही हथियारों के सौदागरों का राज खुला, जिसकी पहली कड़ी थी दमोह का रहने वाला सुदीप अहिरवार, जिसे पुलिस की टीम ने दबोचा तो उसके पास से 30 अवैध हथियार बरामद हुए, जिसने खुलासा किया कि वो दूसरी बार हथियार लेने आया था। अब सुदीप अहिरवार ने एक और खुलासा किया, जिसने उस शख्स का नाम बताया जो ऐसे ही हथियारों की खरीद फरोख्त करता है। नाम गोपाल भील। पिछले दिनों कुक्षी थाना प्रभारी और एसडीओपी के द्वारा सुदीप अहिरवार नाम के बदमाश को पकड़ के करीब 30 अवैध शस्त्र बरामद किए गए थे। उसी के इनपुट के आधार पे हम लोगों ने गुलाब नाम के व्यक्ति की लगातार हमारी 15 दिनों से सर्विलांस चल रहा था। कल रात उसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसके कब्जे से करीब 24 हथियार जब्त किए गए हैं, जिसमें 2 पिस्टल और 22 कट्टे हैं और 10 जिंदा कारतूस। अवैध हथियारों के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा कैसे कसा? आखिर ये दहशत की फैक्ट्री कौन चला रहा है? डील कैसे होती है? कहां होती है? इसकी तफ्तीश पुलिस वाले कर रहे हैं। गोपाल ने सिकलीकर से अवैध हथियार खरीदे, जो लोकल लेवल पर ग्राहक तलाशता, जिसने सस्ते दाम पर मौत का सामान खरीदा, करीब 10-15 हजार की कीमत का, और फिर सौदा किया। मुनाफे के इस खेल में बाजार में 30 से 40 की कीमत का पिस्टल ये सौदागर बेचते हैं और कट्टे की कीमत होती है 20 से 30 हजार। इस प्रकार पिछले 15 दिनों में कुक्षी थाना प्रभारी एसडीओपी कुक्षी द्वारा रजिस्टर एसपी के लीडरशिप में करीब 54 अवैध शस्त्र पकड़े गए हैं। यह व्यक्ति गुलाब नाम का व्यक्ति चंडीगढ़ से हथियार लेना बताया है, उस पर भी हमारी नजर है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ने वाले हैं। ऐसी गैंग का कई बार कनेक्शन कई राज्यों से भी होता है। अवैध हथियारों के ऐसे सौदागर सोशल मीडिया पर भी जाल बिछाकर चाल चलते हैं। हथियारों के फोटो और सौदा तय होता है। खून खराबे की डील पक्की होती है। गुलाब लोकल दस्तर पे हथियार खरीद के शस्त्र खरीद करके 10-15 हजारों में यहाँ बेचने का काम करता था।
उससे अभी हमारी और पूछताछ जारी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अवैध शस्त्र पकड़ने में हम लोग और कामयाब होंगे। महज 1 महीने में धार में 70 अवैध हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं। चुनाव आयोग के ध्यान में रखते हुए, चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारे डीजी साहब, आईजी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि अवैध शस्त्र के खिलाफ अभियान चला के कार्रवाई किया जाए, ताकि जो शस्त्र बन गए हैं उनका कहीं दुरुपयोग न हो जाए और उसके कारण कोई बड़ी वारदात चुनाव में भी न हो जाए। उस ख्याल से भी हमारी ये कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल है कि आखिर इस दहशत की फैक्ट्री पर ताला कब लगेगा? ऐसे सौदागरों के और कितने राज? धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपको गोली की एक स्क्रिप्ट सुनाते हैं। कहानी के कई किरदार हैं। एक किरदार जो एनेस्थीसिया देगा, जिससे गोली लगने वाले को पता ही न चले कि उसे कुछ हुआ भी है, और उसके बाद जिसे गोली मारी जाएगी वो ड्रामा करेगा। और ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक हुआ। आखिर गोली पर किसको फंसाने की साजिश रची गई थी और क्यों, तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। जेल से रची गई जुर्म की ये साजिश। जेल से जुर्म की साजिश। गोली चलेगी, वो बाहर आ जाएंगे। एक गोली, कितने किरदार? राजीनामा में कैद गोली का राज। गोली की गुत्थी। कहते हैं जेल की 4 दीवारी, जेल का सख्त कानून बदमाशों के होश उड़ा देता है, लेकिन इस कहानी में जेल से ही जुर्म की साजिश रची गई। पहली वारदात के बारे में सुनिए। तारीख थी 26 अगस्त, जिस दिन गोली चली। जिस शख्स को गोली लगी उस घायल शख्स को फौरन इलाज के लिए ले जाया गया। 27 साल के ललित जाटव को गोली मारी गई थी। जांग में किसी ने गोली मारी, जिसने आरोपियों के बारे में पुलिस को बताया। किसने उस पर गोली चलाई है ये भी बताया कि सिंहपुर के पास पेट्रोल पंप के आगे हर्रई रोड पर 3 लोग मोटरसाइकिल से पीछे से आए और गोली मार दी। गोली लगने पर वो नीचे गिर गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई। ये जो सिंहपुर में एक गोली चली थी उसको लेकर के तकनीकी साक्ष्यों के बेसिस पे विश्लेषण किया गया। जो गोली चली वो एक तरीके से फर्जी है। वो व्यक्ति ने स्वयं ही जो है अपने एनेस्थीसिया के माध्यम से अपने दोस्तों की मदद से गोली चलवाई थी। गोली की पहली अपने आप में हैरान करने वाली थी, क्योंकि ये कहानी झूठी थी। इस कहानी में कुछ सच था तो वो ये कि गोली चली थी। जिसने कहा उसे गोली लगी है वो भी सच कहा था, लेकिन गोली मारने के पीछे जिन लोगों का नाम लिया गया उन्हें फंसाने के लिए ये साजिश रची गई थी। पर्पस ये था कि पूर्व में जो एक प्रकरण हुआ था जिसमें दीपक पाली, राजू पाली आरोपी हैं, उनको उनके जो फरियादी पक्ष हैं उनके परिवारजनों को इसमें जो है इन्वॉल्व करके उनके ऊपर दबाव बनाने के जो है पूरा का पूरा प्रोसेस था। अब साजिश क्यों रची गई तो खुलासा हैरान करने वाला है। जेल में बंद आरोपियों को छुड़ाने के लिए रची गई थी ये साजिश, जिसमें पुलिस जांच में कई खुलासे हुए। कॉल डिटेल्स को खंगाला गया। दूसरे सुराग भी कह रहे थे गोली एक साजिश है। अब गोली कैसे मारी गई ये भी हैरान करने वाला खुलासा है। पहले ललित को एनेस्थीसिया दिया गया, पैर को सुन्न किया गया, उसके बाद गोली मारी गई। उसके बाद प्लान के तहत मोटरसाइकिल से ललित निकला और फिर वही ड्रामा। इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित पक्ष जो है पीड़ित है उससे भी जो है पूछताछ किए जाएंगे। उनकी भी अगर संलिप्तता है उनकी भी गिरफ्तारी होगी। साथ ही साथ जो जेल में व्यक्ति हैं इनको भी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र में जो है इन्वॉल्व किया गया है। कंपाउंडर को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है और आगे 3 व्यक्ति फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के उपरांत जो है उनसे भी वेपन्स की सीजर की जो है संभावना है। दरअसल जेल में बंद आरोपी राजू पाली और दीपक पाली को छुड़ाने के लिए साजिश रची गई थी। जिन लोगों पर घायल ललित ने आरोप लगाया था उन्हें फंसाने का।
जिससे वो केस में राजीनामा करते और राजू पाली और दीपक पाली जेल से छूट जाते। दरअसल जो हमारे पास जेल से रिकॉर्ड आया है, जिस रात को गोली चली है उसी सुबह में जो है 2 व्यक्ति उनसे मिलने गए थे और मिलने के बाद ही जो है उसके बाद ये जो है घटना हुई है। और ये कथन में आए हैं कि मिलने के बाद ही इन दोनों के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे किस तरीके से आप कार्रवाई करें ताकि हमारे ऊपर जो है कोई प्रकरण है वो निकले और ये जो है प्रेशर बनाया जाए। अब जिन्हें जेल से छुड़ाने के लिए साजिश रची गई थी, उन पर जेल से साजिश रचने का एक और मामला दर्ज हो गया है। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कपड़ा कारोबारी जो अचानक हो जाता है लापता। घर वाले बेटे को कॉल लगाने गए लेकिन उसका भी कोई पता नहीं चला और फिर जो खबर आई वो होश उड़ाने वाली थी। कपड़ा कारोबारी की गड्ढे में लाश मिली। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? घर वाले हत्या का शक जताते हैं। एक ऐसी रहस्यमय गुमशुदगी जिसने इस परिवार को तोड़कर रख दिया। कोरबा के कनकी के उर्गा थाना इलाके का रहने वाला चंद्र कुमार बंजारे, जो कपड़ा कारोबारी है, हर सोमवार मेले में जाता था। इस बार भी गया, लेकिन उसके बाद चंद्र कुमार का कहीं पता नहीं चला। इधर परिवार वाले बेटे के घर आने का इंतजार कर रहे थे। मोबाइल भी बंद था। सब जगह बेटे की तलाश की गई और फिर चंद्र कुमार का पता इस नाले ने दिया। कनकी के गड्ढे में नाले में चंद्र कुमार की लाश मिली थी। 7 बजे डेली आ जाता था, 7 और 7:30 के बीच में। अब उसको हम लोग फोन कर रहे थे तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो बार बार स्विच ऑफ आने के कारण मैं जो है उसको 9 बजे तक देखा। 9 बजे तक नहीं दिखाई दिया तो मैं स्वयं और मेरे मोहल्ला का एक शिव सिंह है, उसको दोनों हम लोग साथ में गए और वहाँ देखे तो भीड़ लगा था और वहाँ जो है मोबाइल नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए किसी का मोबाइल नहीं लग रहा था। तो उसको हम लोग देखे तो हमारा लड़का जो है पहचान मिला। उर्गा थाना क्षेत्र में कनकी ग्राम है, वहाँ पे चंद्र कुमार बंजारे नाम का लड़का है। पिताजी का नाम शिव कुमार बंजारे, उम्र 25 साल, राताखार का निवासी है। ये कपड़ा व्यवसायी था, मेला में कपड़ा बेचने का काम करता था। प्रत्येक सोमवार कनकी में मेला लगता है, इसलिए वहाँ कपड़ा लेकर के गया हुआ था और कपड़ा समेटने के बाद कल 6:30 बजे 7 बजे के बाद से वो दिख नहीं रहा था। उसके सहयोगी जो उसके साथ काम करते थे वो उसको आसपास खोज रहे थे, 2 घंटे से वो मिल नहीं रहा था। घर वालों को शक है कि बेटे की हत्या हुई है। मोबाइल भी लाश के पास मिला। मृतक के परिवार वालों के मुताबिक बेटे के साथ कोई अनहोनी हुई है। मेले में कुछ लड़कों से विवाद की बात भी सामने आ रही है। लड़के जाते हैं, वो लोग बता रहे थे कि उसको 2-3 घंटा पहले समिति वाले कुछ लड़के आए थे। वो लोग जो है लाठी डंडा जो लगा रहता है उसमें पंडाल में, उसको लोग जब्ती कर रहे थे। तो उस लड़का से मेरा से विवाद नहीं हुआ था, जो और लड़के थे ना उनके संग में विवाद हुआ था 2-4 शब्द का। किसी के माध्यम से वहाँ पे पता चला कि उसका जो बॉडी है वही पास में 50 मीटर पीछे एक कुआं टाइप का छोटा सा गड्ढा टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो फिर घर वाले जाकर के देखे उसको और घर वालों के द्वारा 112 को मुझे सब जानकारी दी गई। इधर लाश पर चोट के कोई निशान नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर स्टाफ भेज करके तस्दीक कराया गया और बॉडी को मर्चुरी में शिफ्ट किया गया है। अभी मर्ग पंचनामा कार्रवाई चल रही है, 100 परीक्षण किया गया है। 100 परीक्षण में ऐसा कोई भी चोट जो है वो दिख नहीं रहा है और बाकी पोस्टमार्टम में पता चलेगा। सवाल है कि आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? क्या विवाद में कैद है मौत का राज? अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे हर सवाल का जवाब मिलेगा। आखिर चंद्र कुमार की मौत कैसे हुई? कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।